नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है एक बार फिर से कुचाउन ऑनलाइन क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज अपन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के कंप्यूटर की जो वन शॉट सीरीज है उसका 7वां पार्ट लेकर के आए हैं। अपन ने पिछले सारे सीरीज के अंदर जो है 15-15 क्वेश्चन देखे थे, लेकिन आज है जो 25 क्वेश्चन लेके आया हूँ। क्योंकि जो पीछे वाले वीडियो है उसमें मैंने बहुत सारे कमेंट्स देखे हैं कि सर एक क्वेश्चन ज़्यादा लेके आओ, 15 क्वेश्चन से कुछ नहीं होगा। तो आज अपन 25 क्वेश्चन लेके आएंगे और आगे की जो क्लासेस होगी उसमें 25 से ज़्यादा 30, 40, 50 अपन 100 क्वेश्चन तक लेके आएंगे। ठीक है, तो अपन पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। अपना पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से डेटा की सबसे छोटी संभव इकाई क्या है। जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर में जब डेटा सेव करते हैं उसकी सबसे जो छोटी इकाई है, छोटी इकाई क्या होती है? देखो, बिट, बाइट, किलोबाइट या मेगाबाइट। जो सबसे छोटी इकाई है वो होती है आपकी बिट। सबसे छोटी इकाई क्या होती है? बिट। और ये बिट है जो 8 बिट मिलके क्या बनाई जाती है? एक बाइट बनती है। 8 बिट मिलके क्या बनाती है? एक बाइट बनाती है। ठीक है, और यही बाइट है जो, जैसे मान लो कि सबसे छोटी इकाई अपन एक देखते हैं केबी, किलोबाइट बोलते हैं। तो 1024 जो बाइट है वो मिलके क्या बनाते हैं? एक केबी बनाते हैं। 1024 बाइट मिलके क्या बनाते हैं? एक केबी बनाते हैं। और 1024 केबी मिलके क्या बनाते हैं? एक एमबी बनाते हैं। 1024 केबी मिलके क्या बनाते हैं? एक एमबी बनाते हैं। इसी हिसाब से 1024 एमबी मिलके क्या बना लेंगे? आपके जीबी। इसी हिसाब से टीबी, जेडबी, वाई भी चलता रहेगा। ठीक है, तो जो डेटा की सबसे छोटी इकाई है वो क्या होती है? बिट होती है। अगला क्वेश्चन है कि वर्कशीट में किसी एक सेल में कैरेक्टरों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। जो एमएस एक्सेल होता है उसके अंदर एक वर्कशीट बनती है, उसके अंदर एक सेल, जैसे ये एक वर्कशीट है, इसका जो एक सेल है या एक डब्बा होता है, इसके अंदर अधिकतम सबसे ज्यादा कितने कैरेक्टर लिखे जा सकते हैं? 512, 128, 256 या 64? बताइए भाई, कितने जो कैरेक्टर है वो लिखे जा सकते हैं अधिकतम? देखिए, वर्कशीट के अंदर है जो 256 अधिकतम कैरेक्टर लिखे जा सकते हैं। एमएस एक्सेल का जो सेल होता है, एक डब्बा होता है, उसके अंदर अधिकतम 256 कैरेक्टर लिखे जा सकते हैं। IBM 1401 क्या है? जो IBM 1401 है वो कौन सी पीढ़ी का कंप्यूटर है? ये आपके द्वितीय पीढ़ी का, जो सेकंड पीढ़ी है, सेकंड पीढ़ी का कंप्यूटर का एक एग्जांपल है क्या? IBM 1401। ठीक है, अगला क्वेश्चन है MS वर्ड को शुरू करने के लिए कौन सी फाइल है जो उत्तरदायी है? कौन सी फाइल रेस्पॉन्सिबल है MS वर्ड को ओपन करने के लिए? winword.exe, wordwin.exe, word.exe या win.exe? मैंने एक बार पहले बताया था, जब आपको रन कमांड बताया था, विंडो प्लस आर को दबाने से रन कमांड ओपन होता है। उसके अंदर अपन कुछ भी लिखते हैं तो वो शॉर्ट फॉर्म होती है किसकी? किसी भी फाइल या फोल्डर को उसके नाम से ओपन करने के लिए। तो उसमें अपन ने पढ़ा था MS वर्ड के लिए winword.exe। ये क्या होती है? MS वर्ड को रन कमांड के थ्रू डायरेक्ट ओपन करने की एक शॉर्ट की होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है MS वर्ड में अधिकतम जूम प्रतिशत कितना होता है? MS वर्ड है उसको जो है अपन अधिकतम कितना जूम कर सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा कितने परसेंटेज तक जूम कर सकते हैं? जैसे ये MS वर्ड का एक पेज खुला हुआ है, ठीक है, ये कितना है? अभी 100% जूम है। अब अपन इसको ज्यादा से ज्यादा कितना जूम कर सकते हैं, कितना बड़ा कर सकते हैं? देखिए, 200, 400, 500 या इनमें से कोई नहीं। 500% जो है MS वर्ड के पेज को जूम किया जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर में जो सॉफ्टवेयर है वो क्या करता है? देखो, IO एक्सेस की गति को त्वरित करता है, या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की गति को बढ़ाता है, या सपोर्टिंग हार्डवेयर के बिना उपयोग में लिया जा सकता है, या इनमें से कोई नहीं? देखिए, जो कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर है वो CPU की गति को क्या करता है? इंक्रीज करता है, बढ़ाता है। जो CPU की प्रोसेस है उसकी स्पीड को इंक्रीज करता है। कौन करता है भाई? सॉफ्टवेयर करता है। ठीक है, ISDN का पूरा नाम क्या है? ISDN का पूरा नाम, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ISDN? बताइए। इनपुट सर्विस डिजिटल नेटवर्क, या इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, या इंटीग्रेटेड स्विच डिजिटल नेटवर्क, इनपुट स्विच डिजिटल नेटवर्क? बताइए ISDN की फुल फॉर्म क्या है? इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, ISDN। ठीक है, मल्टीमीडिया में क्या क्या शामिल है? इनमें से जो मल्टीमीडिया होता है वो क्या क्या शामिल है? मल्टीमीडिया, देखो मल्टीमीडिया क्या होता है? जैसे अपना फोन है उसके अंदर कोई भी इमेज है, कोई भी वीडियो है, कोई भी ऑडियो है, ये सारी चीजें क्या कहलाती है? एक मल्टीमीडिया कहलाती है। क्या कहलाती है भाई? मल्टीमीडिया। तो इनमें से देखो, ऑडियो है, ये भी मल्टीमीडिया है, वीडियो है, ये भी मल्टीमीडिया है। तो आपका आंसर हो जाएगा C। एक है दो, दोनों जो ऑडियो और वीडियो, ये दोनों क्या कहलाते हैं? मल्टीमीडिया कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना
किस प्रकार का वायरस दस्तावेजों से जुड़ने और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या एक्सेल जैसे प्रोग्रामों में मैक्रोज के माध्यम से फैलने के लिए डिजाइन किया गया है। एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल के अंदर जो फाइलें होती है, वो फाइलें जब अपन शेयर करते हैं तो उनके साथ कौन से वायरस है जो एक जगह से दूसरे जगह, जैसे मान लो मैं इस कंप्यूटर में काम कर रहा हूँ, एमएस वर्ड में काम कर रहा हूँ, इस कंप्यूटर के अंदर वायरस है, तो इस फाइल के साथ जो वायरस जाते हैं उनको क्या कहते हैं? देखिए, पॉलीमार्फिक वायरस, नेटवर्क वायरस, रेजिडेंट वायरस या मैक्रो वायरस, इनमें से ऐसा कौन सा वायरस है जो एमएस वर्ड एमएस एक्सेल की जो सीट है उसके साथ ट्रांसफर होता है? देखिए, मैक्रो वायरस जो है वो क्या करते हैं, एमएस ऑफिस की जो भी फाइलें होती है उनके साथ एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होते रहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एमएस वर्ड किसका उदाहरण है? जो एमएस ऑफिस है, एमएस वर्ड है, ये किसका उदाहरण है? ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोसेसिंग डिवाइस, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या इनपुट डिवाइस? बताइए भाई, एमएस वर्ड किसका एग्जाम्पल है? एमएस वर्ड किसका एग्जाम्पल है? देखिए, यह है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये क्या है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एमएस वर्ड क्या है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर अनुप्रयोग में वर्कबुक मूल रूप से किससे संबंधित है? देखिए, वर्कबुक अभी जस्ट पहले पढ़ा था अपन ने, जो सेल वाला आया था कि एक वर्कबुक के अंदर सबसे ज्यादा कितने कैरेक्टर लिखे जा सकते हैं, किसमें आया था? एमएस एक्सेल के अंदर। किसमें आया था वर्कबुक? एमएस एक्सेल के अंदर। तो वर्कबुक किससे संबंधित है भाई? एमएस एक्सेल। जो एमएस एक्सेल में काम किया जाता है, जो सीट बनती है, उस सीट को अपन वर्कबुक बोलते हैं, या एक दूसरा नाम है स्प्रेडशीट। दूसरा नाम क्या है इसका? एक तो देखो क्या बोलते हैं इसको, वर्कबुक, या उसको बोलते हैं अपन स्प्रेडशीट। वर्कबुक या स्प्रेडशीट बोला जाता है जो एमएस एक्सेल में फाइल बनती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। अभी जब एमएस वर्ड पढ़ा था तो अपन ने बोला था कि ये क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। लेकिन इनमें से कौन सा नहीं है? देखो, एडोब फोटोशॉप, विंडोज 7, एमएस वर्ड या एंटीवायरस? बताइए भाई, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा नहीं है? इनमें से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा नहीं है? बताइए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा नहीं है? देखिए, विंडोज 7 है जो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, ये एक फंक्शनेबल सॉफ्टवेयर है। कंप्यूटर को जो फंक्शनेबल करना है, उसको चलाने के लिए सबसे पहले किसकी जरूरत पड़ती है? विंडो की। लेकिन जो एडोब फोटोशॉप है, ये भी क्या है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एमएस वर्ड भी क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। और एंटीवायरस भी क्या है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक व्यक्ति को कंप्यूटर साक्षर कहा जाता है यदि वह सक्षम है। एक व्यक्ति को अपन कब है जो कंप्यूटर के लिए साक्षर बोल सकते हैं, कि अपन ये बोल सकते हैं कि इस आदमी को कंप्यूटर चलाना आता है, कंप्यूटर आता है? इनमें से जरूरत आधारित एप्लीकेशन चलाने में, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर बनाने में, प्रोग्राम लिखने में, या अन्य कंप्यूटर को हैक करने में। देखो, ये जरूरी नहीं है कि जो आदमी कंप्यूटर चलाना जानता है उसको किसी का कंप्यूटर हैक करना आना चाहिए, या किसी के कंप्यूटर में एंटीवायरस नया बनाना आना चाहिए, या कोई प्रोग्राम लिखना आना चाहिए, कोई कोडिंग करनी आनी चाहिए। लेकिन उसको जो जरूरी दस्तावेज होते हैं, जैसे अपने एमएस एक्सेल हो गया, एमएस वर्ड हो गया, नॉर्मल टाइपिंग हो गई, कैसे प्रिंट निकाला जाता है, क्या किया जाता है, अगर ये चीज आती है तो अपन उसको कंप्यूटर साक्षर बोल सकते हैं। ठीक है, अगर जिसको ये जरूरतमंद चीजें जो आती है उसको अपन कंप्यूटर साक्षर बोल सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर आपके लिए एक क्वेश्चन रखना चाहूंगा कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? पहले वाले वीडियो में अपन पहले पढ़ चुके हैं, तो कमेंट में जरूर बताइएगा कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पहला होस्ट टू होस्ट नेटवर्क कनेक्शन कौन सा था? पहला होस्ट टू होस्ट। होस्ट क्या होता है? जैसे मान लो कोई वेबसाइट है, ठीक है, जैसे कुचाण ऑनलाइन क्लासेज का एक सॉफ्टवेयर है, ऐप बनाया हुआ है। अब उसको जो बंदा चलाता है उसको क्या बोलते हैं? अपन होस्ट बोलते हैं। उसको जो ऑपरेट कर रहा है उसको क्या बोलते हैं? होस्ट। और ऑपरेट करने के जो प्रोसेस होती है उसको अपन बोलते हैं होस्टिंग। आपने जैसे कोई लाइव शो वगैरह देखे होंगे, उनके अंदर एक एंकर होता है जो उस पूरे शो को प्रोग्रामेबल करवाता है, उसको चलाता है, तो अपन उसको क्या बोलते हैं? होस्ट। तो जो पहला होस्ट टू होस्ट नेटवर्क कनेक्शन कौन सा था? इंटरनेट, अर्पानेट, इथरनेट या अपारनेट? इनमें से पहला नेटवर्क कनेक्शन कौन सा था जो होस्ट टू होस्ट होता था? ठीक है, वो है आपका अर्पानेट। वो कौन सा है? अर्पानेट। देखो, ये अर्पानेट है, इस अपारनेट से आप कंफ्यूज मत हो जाना, ये दोनों सेम सेम नाम दिए जाते हैं एग्जाम के अंदर, अर्पानेट, अपारनेट। ठीक है, तो अर्पानेट क्या था? पहला होस्ट टू होस्ट नेटवर्क कनेक्शन था। अगला है F2 कुंजी का क्या कार्य है? F2 कुंजी मैंने बताया था F1 से लेकर के F12 तक होते हैं टोटल।
टोटल 12 F12 तक होते हैं। इनको बोलते हैं अपन फंक्शन कीज। इनको क्या बोला जाता है? फंक्शन की। ठीक है, कंप्यूटर के कीबोर्ड के अंदर कितनी होती है? 12 फंक्शन की होती है। तो इनमें से जो F2 कुंजी है इसका कार्य क्या होता है? देखो, फाइल को किसी अन्य ड्राइव पर कॉपी करने के लिए, MS एक्सेल में एक अतिरिक्त सीट जोड़ने के लिए, किसी फाइल का नाम बदलने के लिए, या किसी फाइल को सेव करने के लिए, क्या इनमें से कोई है जो F2 कुंजी कार्य करती है? देखो, किसी फाइल का जब नाम चेंज करना होता है, फाइल को जब रीनेम करना होता है, तो किसका यूज किया जाता है भाई? F2 का। किसका यूज किया जाता है? F2 का। किसी भी फाइल को रीनेम करने के लिए किसका यूज किया जाता है? F2 का। ठीक है, अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं कि विंडोज में बनाए गए वर्ड डॉक्यूमेंट का अधिकतम आकार कितना होता है? ठीक है, जो विंडो होता है, जैसे विंडो 11 हो गया, उसके अंदर जो MS वर्ड में डॉक्यूमेंट बनाया जाता है या कोई भी वर्ड डॉक्यूमेंट बनाया जाता है, उसकी अधिकतम साइज कितनी होती है? ठीक है, 1 MB, 16 MB, 32 MB या 1 GB? बताइए भाई कि विंडो में बनाए गए वर्ड डॉक्यूमेंट की अधिकतम साइज कितनी होती है? जल्दी बताइए, विंडो में बनाई गई वर्ड डॉक्यूमेंट की साइज क्या होती है? विंडो में बनाए गए वर्ड डॉक्यूमेंट की हाईएस्ट कैपेसिटी क्या है? देखिए, जो है आपके 32 MB है। कितनी है? 32 MB है जो वर्ड डॉक्यूमेंट का अधिकतम आकार है। ठीक है, अब देखो, विंडोज 8 किस वर्ष में जारी किया गया था? विंडो 8, विंडो 7 थे, विंडो 8, विंडो 10, रिसेंटली चल रहा है आपका विंडो 11। तो जो विंडो 8 था वो किस वर्ष में जारी किया गया था? यहां पर देखो, जब भी एग्जाम में क्वेश्चन दिया जाता है ना, 2008 फिक्स दिया ही जाता है। किसके लिए? आपको कंफ्यूज करने के लिए, क्योंकि विंडो 8 दिया हुआ है और लगभग लोग क्या करते हैं कि 2008 करके आते हैं, लेकिन इसका सही आंसर है 2012 के अंदर। जो विंडो 8 था वो कब आया था? 2012 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि MS एक्सेल में हेल्प के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? MS एक्सेल के अंदर जो हेल्प कुंजी होती है, जैसे आपको कोई भी उसके थ्रू दिक्कत है तो आप हेल्प लेना चाह रहे हो, तो इनमें से कौन सी है जो की होगी? देखो, Ctrl+H, Ctrl+S, F1 या Alt Ctrl+Home। F1 जो है किसके लिए आएगी? हेल्प के लिए। F1 किसके लिए आएगी भाई? हेल्प के लिए। F2 अपन ने अभी पढ़ा था, किसके लिए आएगी? रीनेम के लिए। F7 अपन ने पहले पढ़ा था, किसके लिए आएगी? स्पेलिंग चेक करने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में प्रयुक्त IC चिप किसकी बनी होती है? IC, हर कंप्यूटर के अंदर एक IC लगी होती है, फुल फॉर्म होती है क्या? इंटीग्रेटेड सर्किट्स। इंटीग्रेटेड सर्किट। ये इंटीग्रेटेड सर्किट क्या होता है? ये छोटी छोटी माइक्रोचिप्स होती है। ठीक है, IC किससे मिलकर बनी होती है भाई? छोटी छोटी माइक्रोचिप से मिलकर क्या बनती है? IC। फुल फॉर्म हो गई आई जो है इंटीग्रेटेड सर्किट। लेकिन ये बनी किसकी होती है? क्रोमियम से, आयरन ऑक्साइड से, सिल्वर से या सिलिकॉन से? किससे मिलकर के आपकी IC बनाई जाती है? आपकी जो चिप्स होती है, माइक्रोचिप्स होती है, वो किससे मिलकर के बनाई जाती है? देखिए, सिलिकॉन से मिलकर के आपकी क्या बनाई जाती है? IC बनाई जाती है। किसकी बनाई जाती है भाई? सिलिकॉन की। अगला है कि निम्न में से किस समूह में केवल आउटपुट डिवाइसेस है? ये 4 आपको दिए हुए ऑप्शन, इनमें से ऐसा कौन सा है जिसके अंदर चारों के चारों क्या है? आउटपुट डिवाइस है। चारों क्या है? आउटपुट डिवाइस। देखते हैं, माउस क्या है? इनपुट है। कीबोर्ड क्या है? इनपुट है। और इसके अंदर भी क्या है? इनपुट है। ये मॉनिटर क्या है? मॉनिटर आउटपुट है। लेकिन माउस वापस क्या आ गया? इनपुट। और प्रोजेक्टर क्या है? आउटपुट। ये भी कट गया क्योंकि इसके अंदर एक क्या आ गया? इनपुट आ गया। मॉनिटर क्या है? आउटपुट है। प्रोजेक्टर क्या है? आउटपुट है। और स्पीकर भी क्या है? आउटपुट है। तो अपन से यही तो पूछा है कि इनमें से कौन सा जो ग्रुप है जिसके अंदर सारे के सारे डिवाइस कौन से हैं? आउटपुट है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी। नीचे देखते हैं, प्रोजेक्टर आउटपुट है, माउस इनपुट है, कीबोर्ड इनपुट है। 2 इनपुट आ गए तो ये भी क्या हो गया आपका? कट हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कंप्यूटर के बंद हो जाने पर किसका डेटा डिलीट हो जाता है? अपन कंप्यूटर पे कुछ काम कर रहे हैं, अपन कुछ भी काम किया, कंप्यूटर में क्या किया? डेटा को सेव किया, लेकिन क्या हुआ कि बिना सेव किए बीच में लाइट चली गई या कोई भी डिफॉल्ट के कारण कंप्यूटर क्या हो गया? बंद हो गया। तो ऐसा कौन सा है, इनमें से कौन सा डिवाइस है जिसका कंप्यूटर के बंद होते ही डेटा क्या हो जाएगा? डिलीट हो जाएगा। देखिए, पेन ड्राइव, रोम, रैम या हार्ड डिस्क? पेन ड्राइव परमानेंट डेटा सेव करता है। पेन ड्राइव लगा के डेटा को दिया, उसमें सेव किया, कंप्यूटर बंद हो गया, तो उसमें इसका क्या है? जब भी आप निकालोगे डेटा तो सेव का सेव रहेगा। रोम के अंदर, रोम भी परमानेंट करता है। हार्ड डिस्क भी क्या करता है?
परमानेंट डेटा सेव करता है। लेकिन जो रैम है उसके अंदर अगर बीच में कंप्यूटर बंद हो जाता है तो डेटा क्या हो जाता है, डिलीट हो जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि डेटा को परमानेंट डिलीट करने के लिए निम्न में से किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं। जब भी कोई फाइल बनी हुई है कंप्यूटर स्टोरेज के अंदर, उसको डिलीट करने के लिए शॉर्टकट की होती है डिलीट। ठीक है, उसके अंदर ऐसा एक डिलीट का बना हुआ होता है, या फिर एक नाम आता है बैक एस्केप। ठीक है, बैक एस्केप या तो डिलीट या बैक एस्केप। लेकिन ये परमानेंट डिलीट नहीं होता है, ये डिलीट होकर के आपके कहाँ जाता है, रिसाइकल बिन में। रिसाइकल, कभी आपने अगर कंप्यूटर खोला होगा तो उसके अंदर एक फोल्डर बना हुआ होता है डेस्कटॉप पे, किस नाम से, रिसाइकल बिन में। जब भी अपन कुछ डेटा डिलीट करते हैं तो वो डेटा कहाँ जाता है, रिसाइकल बिन में। जैसे आपने अपने फोन में से कोई फोटो डिलीट की तो वो किस में जाती है, रिसेंटली डिलीट में। फोन में से डिलीट हो जाती है लेकिन स्टोरेज में वो बची हुई रहती है रिसेंटली डिलीट में 30 दिन के लिए। उसी हिसाब से कंप्यूटर में से अगर आपने नॉर्मली कुछ डेटा डिलीट किया तो वो किसके अंदर जाता है, रिसाइकल बिन में। लेकिन अपने को क्या करना है कि उसको परमानेंट डिलीट करना है। क्या करना है भाई, उसको परमानेंट डिलीट करना है। तो उसके लिए शॉर्टकट की क्या होगी, देखिए, कंट्रोल प्लस डिलीट, अल्ट प्लस डिलीट, शिफ्ट प्लस डिलीट या विंडो प्लस डिलीट। बताइए इनमें से कौन सा होगा जो कंप्यूटर के डेटा को परमानेंट डिलीट करने के काम में आता है। देखिए वो होगा आपका शिफ्ट प्लस डिलीट। जब आप शिफ्ट के साथ डिलीट दबाते हो तो डेटा क्या हो जाएगा, परमानेंट डिलीट हो जाएगा। डेटा क्या हो जाएगा भाई, परमानेंट डिलीट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन सा शब्द इंटरनेट से संबंधित नहीं है। ये 4 वर्ड दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा वर्ड है जो इंटरनेट से संबंधित नहीं है। ठीक है, देखिए ब्राउजर, लिंक, फाइल या सर्च इंजन, इनमें से कौन सा वर्ड है जो क्या करता है, इंटरनेट से संबंधित नहीं है या इंटरनेट से कोई भी रिश्ता नहीं रखता है। देखिए ब्राउजर, बिना इंटरनेट के ब्राउजर चलेगा ही कैसे। ठीक है, लिंक, कोई भी लिंक अपन ओपन करते हैं, कहीं कॉपी करके कहीं पेस्ट करते हैं, किसके थ्रू, इंटरनेट के थ्रू। सर्च इंजन, इसके लिए भी इंटरनेट जरूरी है। लेकिन कोई भी अपन फाइल बनाते हैं कंप्यूटर के अंदर, उसके लिए इंटरनेट जरूरी नहीं है। ये इसका इंटरनेट के साथ कोई भी संबंध नहीं है, कोई भी रिश्ता नहीं है। तो आंसर हो जाएगा आपका फाइल। जो फाइल है वो शब्द इंटरनेट से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि टास्क बार पर खुले हुए प्रोग्रामों को स्विच करने के लिए निम्न में से किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। आपने एक साथ में 4-5 चीजें खोल रखी है। ठीक है, इधर गूगल खोला हुआ है, इधर MS वर्ड खोला हुआ है, MS एक्सेल खोला हुआ है, इधर पावर पॉइंट खोला हुआ है, इधर PDF रीडर खोला हुआ है। ठीक है, आपने क्या किया कि 5-6 चीजें एक साथ खोल ली। अब अगर मान लो कि आप माउस के थ्रू क्लिक करोगे तो कितना टाइम जाएगा। लेकिन इसकी एक शॉर्टकट की क्या होती है जो क्या करती है कि खुले हुए प्रोग्रामों को स्विच करने के लिए काम में आती है। बताइए भाई क्या शॉर्टकट की होती है, Alt+M, Alt+S, Alt+Tab या Alt+ शिफ्ट, इनमें से कौन सी होती है जो खुले हुए प्रोग्रामों पर स्विच करने के काम में आती है। देखिए Alt+Tab है जो खुले हुए प्रोग्रामों को स्विच करने में काम आती है। ठीक है, जैसे मान लो कि यहाँ पर आपका था गूगल क्रोम, यहाँ पे MS वर्ड, एक्सेल वगैरह कुछ भी है, आप यहाँ पर काम कर रहे हो, आपको जाना है किस पे, MS वर्ड पे। कहाँ जाना है आपको, MS वर्ड पे। तो आप क्या करोगे, Alt+Tab दबाओगे तो ये छोड़ देगा यहाँ से, डायरेक्ट ये ओपन हो जाएगा। यहाँ काम कर रहे हो, Alt+Tab दबाया, इसको छोड़ देगा, MS एक्सेल खोल देगा। ठीक है, तो इस हिसाब से खुले हुए प्रोग्रामों को एक से दूसरे पर स्विच करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज होती है, Alt+Tab। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से EVM का पूर्ण रूप क्या है। EVM, जो आजकल वोटिंग होती है, जो चुनाव होते हैं, किसके थ्रू होते हैं, EVM के। लेकिन इस EVM की फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन, आवश्यक वोटिंग मशीन, चुनाव वोटिंग मशीन या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, EVM मतलब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। EVM का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इसके अंदर जो वोटिंग होती है वो सारी इलेक्ट्रॉनिक होती है। पहले क्या होता था, पेन पेपर से होता था, कुछ भी कागज होता था उस पर ठप्पा लगा करके चुनाव होते थे। लेकिन अभी जो होती है वो मशीन के थ्रू होती है, उस मशीन को बोला जाता है EVM। फुल फॉर्म है इसकी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक है, ये इलेक्ट्रिक नहीं होगा, यहाँ पर होगा आपका इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ठीक है, एक आपके वर्ड आता है ATM, EVM से जुड़ा हुआ ये है ATM। जब भी आप पैसे निकालने जाते हो कहां जाते हो, ATM। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है आपके, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ऑटोमेटिक टेलर मशीन EVM की फुल फॉर्म है, याद रख लेना भाई, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ठीक है, तो ये आपके थे 15 क्वेश्चन।
उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आपको अच्छे लगे होंगे, समझ में आए होंगे। अगर आपको समझ में आए तो कमेंट के अंदर जरूर बताना, और कुचामन ऑनलाइन क्लासेज के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब जरूर करना। साथ ही जो मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, उसका भी आप कमेंट के अंदर जवाब जरूर देना। धन्यवाद।